Hey, hello everybody, how are you? I hope that you all are well and doing your work very honestly. So, guys, we are here again with a new video, and today we will be discussing about the most important topic of the Indian polity. भारतीय संविधान में से, भारतीय राजनीति में से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें से मतलब क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन इन विच यू आर अपियरिंग। कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और हम इसको आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लेक्चर मैं अभी पढ़ाऊँगा उसमें अगर आप मतलब जितने भी टाइम का लेक्चर होगा इसको एक बार पढ़ते हैं तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो गाइस वी शुड स्टार्ट दिस टॉपिक and this is the most important topic. Please mind this thing. Okay, so let's start this topic. देखो, everybody can see this picture. बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे, क्योंकि आप ये समझ लो कि यहाँ से 4-5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। थोड़े इत्मीनान से समझेंगे, मैं आपको कहानी की तरह समझाऊंगा इसको। ठीक है, दिमाग में छप जाएगा, फिर बार बार इतना याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप चीज़ों को एनालॉजिकली कंपेयर करके पढ़ना सीखेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि ये कोई गर्ल है, ये बॉय है। ठीक है, चलो इन पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ आओ। पहले ये जवान थे, ये दोनों जवान थे। अब ये लड़की जो है इस लड़के के बारे में सब कुछ जानती है, और ये लड़का जो है इस लड़की के बारे में सब कुछ जानता है। दे आर वेल नोन टू ईच अदर। यहाँ तक ठीक है। फिर ये बड़े हो गए, इन्होंने कहा चलो शादी करते हैं। तो जब इन्होंने शादी करने की सोची तो ये आ गए यहाँ पे, ड्रेस बदल गई इन दोनों की, देख रहे हो। तो अब क्या हुआ, ये लड़की इसके बारे में तो सब कुछ जानती है और ये लड़का इस लड़की के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन यहाँ एक दादी माँ और बैठी हैं जो घर की मालकिन है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये लड़की जो है, और इस एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, कोई भी इस वीडियो में जज्बाती नहीं होगा। मैं सिर्फ कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाए, फिल्म बन जाए। कोई अपने ऊपर नहीं लेगा इस चीज़ को, फिर कहीं जज्बाती होकर मेरे से कहो कि आपने ऐसे बोल दिया। नहीं, मैं सिर्फ एक स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, स्टोरी पे ध्यान रखना है आपको, ये घर परिवार में मत ले जाना इस चीज़ को। तो अब क्या हुआ कि इस लड़के के घर में ये लड़की आएगी, तो अब ये लड़की इसके घर में आ गई, तो अब ये इसके बारे में तो सब कुछ जानती है, ये इसके बारे में जानता है। लेकिन ये लड़की इनके यहाँ पर, यहाँ है आपकी ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी माँ। तो अब उनके बारे में तो ये सब कुछ नहीं जानती है। तो अब इनके बारे में सब कुछ नहीं जानती है तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना। मान लो ये बहुत हाई फाई है और ये पुराने ज़माने के थोड़े लोग हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में नहीं जानती है। तो अब इसका क्या कर्तव्य है इस लड़की का कि ये इनके बारे में पहले जाने कि इनको क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ पसंद है, कैसे हैं। क्योंकि ये तो मतलब ये घर के मालिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से चलता है ये। अब आपको समझाता हूँ ये कौन है। देखो, ये लड़की जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो लड़का है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों का तो आपस में अच्छा राजनीतिक तालमेल है, ये तो जानते हैं। और ये जो ग्रैंड मदर हैं, ये है हमारा विलेज वाला सिस्टम, ये है विलेज। अब आपके दिमाग में फिल्म बनी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गांव वालों से पूछना चाहिए कि भाई आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जिसको हम अपनी स्कीम्स के थ्रू आप तक पहुंचाएं। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों को कुछ पता नहीं रहता। गांधी जी ने कहा था ना कि भारत के जो प्राण हैं वो गांव में बसते हैं। तो इसलिए हमको जरूरत पड़ी पंचायती राज की। ये मैंने स्टोरी बताई आपको कि पंचायती राज की हमको जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए हमको जरूरत पड़ी क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपने हिसाब से ऐसे धुंधड़ाका स्कीम्स बना रही थी जो कि गांव वालों के लिए काम ही नहीं कर रही थी, उन तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा था, उनको वो चीज़ मिल नहीं रही थी जो असल में एक ग्रास रूट लेवल पर चाहिए। इसीलिए हमको जरूरत पड़ी कि भाई कैसे भी राजनीति को यहाँ गाँव के स्तर पर भी पहुँचाओ, जिससे उन लोगों का अपना डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो सके। अब मान लो ये लड़की है, ये थोड़ी हाई फाई है। अब ये पकवान तो सारे बना रही है, मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाना जानती है। लेकिन अब अम्मा को तो दाल पसंद है। अब अम्मा की दाल बन नहीं रही है तो क्या ये खुश रहेंगे?
ये नहीं खुश रहेंगे। अब पनीर में पैसा भी पूरा लग रहा है, ये बना भी रही है बड़ी मेहनत से, लेकिन ये खुश नहीं है, तो फिर फायदा क्या। इसीलिए जरूरत पड़ी हमको किसकी, पंचायती राज की। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसको बार बार बीच बीच में दोहराता रहूंगा, ठीक है। अब देखो भाई, पंचायती राज क्या है। पंचायती राज है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि जब हमको गांव के लेवल पे अगर राजनीति पहुंचानी है, उनका डेवलपमेंट करना है, तो हमको वहीं की सेल्फ गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। पंचायतों में, गांव में सेल्फ गवर्नमेंट वहीं की बनानी पड़ेगी। अगली बात वो क्या कहते हैं कि भाई कोई एक्ट पास करो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, जिससे हमारी जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है वो एक्टिव हो जाए और गांव में भी उनके हिसाब से चीजें बनने लगे, उनका डेवलपमेंट हो। रूरल डेवलपमेंट इसका मेन उद्देश्य था। फिर हमने क्या करा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर क्या करा सरकार ने कि इस पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। किसके थ्रू लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया इसको, पंचायती राज को। यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो इसमें कुछ 5-6 कमेटियां हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा भी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अब देखो, हमको सारी रामायण नहीं पढ़नी होती है, हमको पढ़ना होता है कंसेप्ट वाइज। थ्योरी में होते हैं कंसेप्ट, आप कंसेप्ट पकड़ लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अब हम देखते हैं इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी इसका जन्म कैसे हुआ, ये पैदा कैसे हुई। सबसे पहले एक कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, आप इसके ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। तो सबसे पहली कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उसने जनवरी 1957 में, जनवरी 1957 में एक रिकमेंडेशन दिया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह पे इकट्ठी कर देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जैसे सेंट्रलाइजेशन हो गया ये, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया ये, यानी हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, हर जगह इसको पहुंचाना, बांट देना, इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। तो जहां सेंटर पे सारी पावर थी, स्टेट पे सारी पावर थी, हमने उसको क्या करा, गांव तक पहुंचा के पंचायती राज बना के डिसेंट्रलाइज कर दिया। ये इसकी रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता कमेटी की, ठीक है भाई। और इसी को हमने क्या कहा, पंचायती राज। अब नीचे आओ, अब देखो इसको, ये कहते हैं, इन्होंने क्या किया कि 3 लेवल पे बांट दिया इसको। कौन कौन से 3 लेवल पे, एक जिला परिषद लेवल जो जिला स्तर पे होती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती थी, और एक थी ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पे होती थी, विलेज लेवल पे। फिर इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी, इन्होंने कहा कि ये 3 टियर सिस्टम होगा। ये जो 3 टियर सिस्टम हो गया ना, 1 2 3, इन्होंने कहा 3 लेवल पे बांटो इसको, पंचायती राज को। कैसे, एक गांव के लेवल पे, एक समिति के लेवल पे, और एक जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। यही क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे कि ये किसने रिकमेंडेशन दी थी 3 ईयर सिस्टम की। वहां पे 4 कमेटियों के नाम लिखे होंगे, बलवंत राय, अशोक मेहता गुड़गांव कमेटी और गडगिल कमेटी, तो तुमको उसमें क्या निशान लगा देना, ये निशान लगा देना, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या होता है, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि उन्होंने कहा कि भाई गांव के लेवल, मैंने पहले ही कहा था कोई भावुक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो गांव के लेवल पे, जो विलेज लेवल पे जो हमने बनाया था 3 टियर सिस्टम, तो उसमें जो विलेज लेवल था उसमें कहा भाई यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन करवाओ। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इस टाइप के जो इलेक्शन होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ में नहीं आते सबके। तो उन्होंने कहा गांव के लेवल पे थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन करवाओ। फिर समिति के लेवल पे थोड़े से लोग पढ़ जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली करवाओ। और जिले लेवल पे तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही रहते हैं, तो उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाओ। इन्होंने ये रिकमेंडेशन उस टाइम पे दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के आपको बता दूं कि फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई जो नीचे वाला सिस्टम है, सबसे जो सबसे नीचे वाला सिस्टम है, उसको तो एग्जीक्यूटिव बना नहीं सकते,
यानी जैसे प्रधानमंत्री है ना एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो अभी जो नीचे वाले लोग हैं उनको एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते गांव वाले, तो उन्होंने क्या करा, ये बीच वाली जो बॉडी थी समिति ब्लॉक लेवल वाली, इसको एग्जीक्यूटिव लेवल पे बना दिया, यानी काम ये लोग करेंगे। और जो जिला परिषद वाली जो लेवल थी 3 टियर सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको बना दिया एडवाइजरी बॉडी, यानी जितनी भी स्कीम्स वगैरह के सुझाव वगैरह जो देंगे वो देंगे ये लोग एडवाइजरी यानी जिला परिषद पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने, हाँ अब इन्होंने क्या कहा कि भाई इनकी रिकमेंडेशन मान ली गई, और जो राजस्थान था ना वो सबसे पहला स्टेट बना जिसमें पंचायती राज आया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई पेपरों में पूछा गया है कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन विच पंचायती राज वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो आपको कहाँ निशान लगा देना है, राजस्थान पे। हो गया, समझ गए। अब क्या था देखो, ये इतना ज़्यादा, ये बहुत अंदर की वो हो गई नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको हाँ ये पता रहना चाहिए कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जिसमें पंचायती राज आया था। अब देखो नीचे क्या है, देयर वर डिफरेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद रिगार्ड्स टू द नंबर ऑफ टीयर्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ समिति एंड परिषद, देयर टेन्यूर, कंपोजिशन, फंक्शन, फाइनेंस एंड सो ऑन। उन्होंने कहा सब कुछ होना चाहिए इसमें। इसमें क्या क्या होना चाहिए, टेन्यूर होना चाहिए, सबका टाइम टेबल होना चाहिए, कितने टाइम तक कौन रहेगा, कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए सारी चीज़ की, फंक्शनिंग होनी चाहिए, आपको फंक्शन भी करना है, ऐसा नहीं है बस ऑफिसर बन के बैठ गए या नेता बन के बैठ गए। फाइनेंसिस के अलग अलग सिस्टम होने चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी। अब देखो अगेन अगेन ये नीचे एक 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 वो रह गया था ऑप्शन, क्या है वो, राजस्थान अडॉप्टेड द 3 टियर सिस्टम वाइल तमिलनाडु अडॉप्टेड द 2 टियर सिस्टम। अब देखो उस समय पे ऐसा नहीं था कि बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सिस्टम की बोल दी तो सारों ने 3 टियर सिस्टम ही अडॉप्ट कर लिया, नहीं। यहाँ अलग अलग राज्यों ने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिस्टम को अडॉप्ट किया। जैसे राजस्थान जो था वो 3 टियर सिस्टम में चलने लगा, लेकिन तमिलनाडु ने अडॉप्ट किया 2 टियर सिस्टम। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, मेंस में आंसर लिखना पड़ सकता है इसलिए। अब चलते हैं अगली कमेटी की तरफ। एक मिनट, ओके, यस, द नेक्स्ट कमेटी इज अशोक मेहता कमेटी। देखो एक चीज मैं बताना भूल गया, ये आपको बता देता हूँ। जो बलवंत राय मेहता थे ना, उन्होंने इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने 3 टियर सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। तो अगर आपको ये याद रखना है कि 3 टियर सिस्टम कौन सी वाली कमेटी ने दिया था, तो ये बलवंत राय मेहता, यानी 3 नाम है ये, बलवंत राय मेहता। ठीक है, इन तीनों के नाम पे याद कर लेना कि ये 3 टियर सिस्टम इस कमेटी ने दिया था। अब देखो नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट कमेटी आती है, उसका नाम है अशोक मेहता कमेटी, दिसंबर 1977। इसमें ये कमेटी आई, 3 टियर सिस्टम की जगह इन्होंने कर दिया 2 टियर सिस्टम। इतना इन्होंने डिफरेंस कर दिया। आप समझ गए। अब देखो वहां 3 नाम थे तो 3 टियर था, यहां अशोक और मेहता 2 नाम है तो 2 टियर सिस्टम इन्होंने दिया है। अब ये आपको याद करने में आसानी हो गई। 2 टियर सिस्टम में इन्होंने कहा, क्या कहा भाई, गांव वाँव का लेवल छोड़ो, आप ऐसा करो, एक तो जिला परिषद बनाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक बनाओ मंडल पंचायत जो पॉपुलेशन के हिसाब से होगी, यानी जिस एरिया की पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच में हो जाएगी उसको आप मंडल पंचायत बना दो। अब 2 टियर सिस्टम हो गया तो सबसे नीचे वाले को तो एग्जीक्यूटिव बनाएंगे नहीं, तो इसीलिए इन्होंने क्या करा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जो जिला परिषद थी उसको बना दिया एग्जीक्यूटिव बॉडी। इतना इन्होंने इसमें अंतर कर दिया, किसने, अशोक मेहता कमेटी ने। अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा कि देयर शुड बी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दो। ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल इन पंचायत इलेक्शंस। पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कभी भी बीजेपी, कांग्रेस इस टाइप के वो साइन नहीं मिलते, जैसे कमल का साइन या उस टाइप का साइन, लेकिन उनका ऑफिशियल पार्टिसिपेशन यानी पॉलिटिकल पार्टीज का जो पार्टिसिपेशन है ऑफिशियल वो जरूर रहता है। आप देखते हो, कहते हैं नगर निगम के चुनाव में बीजेपी जीत गई, वहां किसी पे कमल का निशान नहीं था। निशान वहां कैसे रहते हैं, गेहूं काटने वाली मशीन, झाड़ू और खाट जिसको चारपाई बोलते हैं, वो इस टाइप के निशान रहते हैं, लेकिन उसमें भी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन रहता है इन पार्टियों का जो नेशनल पार्टीज होती हैं। ठीक है, देखो नीचे द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपलसरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन मोबिलाइज टू देयर ओन फाइनेंशियल। वो कहते हैं यार पंचायती जो राज होगा ना
वो केवल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उनको अपनी भी कुछ कंपलसरी पावर दो जिससे वो टैक्स वगैरह ले सकें और मोबिलाइज कर सकें। किस बेस पे बताऊं आपको, जो दादी माँ मैंने अभी बताई थी शुरू में कि जो दादी माँ है, दादी माँ को अपनी पेंशन से तो काम चलाना ही है, लेकिन उनके पास ये भी पावर होनी चाहिए कि वो अपने लड़के की सैलरी में से भी कुछ पैसे मांग सकें। समझ गए? इस टाइप की पावर भी पंचायती राज को इनको देनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो। नीचे आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड ऑन पंचायती राज। वही वही सेम बात जो मैंने अभी बताई कि स्टेट गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा वो होल्ड नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए पंचायती राज पे। उनकी एक अलग भी टैक्सेशन पावर वगैरह कंपलसरी पावर होनी चाहिए। इन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी की कि न्याय पंचायत सेपरेट होनी चाहिए डेवलपमेंट पंचायत से। आपने देखा होगा गांव में जो पंच वगैरह आ जाते हैं ना, तो कुछ न्याय करते हैं और कुछ कहते हैं कि भाई क्या बनाया आपने अपने गांव में, दिखाओ जरा। तो वो कह रहे हैं ये दोनों सेपरेट होनी चाहिए, न्याय पंचायत अलग होनी चाहिए और जो डेवलपमेंट पंचायतें हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया अशोक मेहता ने। उसके बाद ये कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन। मतलब एक इलेक्टोरल ऑफिसर चुना जाना चाहिए किसके कंसल्टेशन पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंसल्टेशन पे। ये भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब आगे चलते हैं, देखो आगे ये क्या कहते हैं अपनी कमेटी की रिपोर्ट्स में। बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैं कैटेगराइज भी करवाऊंगा। सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, किस किस के लिए बात हुई है? रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन की बात नहीं हुई थी बिल्कुल भी बलवंत राय मेहता कमेटी में। ये कहां पे बात हुई है? अशोक मेहता की कमेटी में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एससी एसटी के लिए इन्होंने कहा कि रिजर्व्ड सीट होनी चाहिए उनकी पॉपुलेशन के बेस पे। समझ गए? एक मिनिस्टर होना चाहिए, पंचायती राज मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, जो हमारी एक तो होती है सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर जिसको कॉम बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक होती है स्टेट में भी जो चीफ मिनिस्टर के साथ होती है, वहां प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है। तो वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा अपॉइंटेड किया जाना चाहिए एक स्टेट मिनिस्टर फॉर पंचायत। ठीक है, पंचायती राज के लिए। अब देखो फिर इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है बस आपने हवाबाजी में कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बना दें इसको सिर्फ एक विधान से, नहीं भाई, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसीलिए तो हमने 73rd अमेंडमेंट किया था 1992 में, तभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। अब देखो उसके बाद वो कह रही है कमिश्नर शुड ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शन। कौन ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए पंचायती राज इलेक्शन? एक कमिश्नर अपॉइंटेड होना चाहिए, वो करवाएगा। ऐसे नहीं है कोई भी बंदूक के दम पे चुनाव करवा दे गांव में, क्योंकि दबंग लोग मिलते हैं उधर। अब देखो नेक्स्ट कमेटी, अब उसको ध्यान रखना, मैंने बताया ना दो तीन चीजें कि क्या क्या आई उसमें, रिजर्वेशन की बात आई और कमिश्नर की बात आई। अब नेक्स्ट कमेटी, अब आते हैं हम जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी क्या कहती है? ये कब बनी? 1985 में। इनका वो भी ध्यान रखना है आपको, कब बनी? 57 में बनी, फिर 77 में बनी, अब ये 85 में आ गई है। 1985 में अपॉइंट हुई प्लानिंग कमीशन में। अब वो क्या कहते थे कि इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंटल प्रोसेस वाज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड एंड डाइवोर्स्ड फ्रॉम पंचायती राज। वो कह रहे हैं जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है पंचायती राज की, उसको ब्यूरोक्रेसी ने अडॉप्ट सा कर लिया, यानी उनका होल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये डेवलपमेंट से तो एकदम इसका फंडा ही, मतलब एजेंडा ही अलग हो गया है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा ठीक से। जो ग्रास विदाउट रूट्स, ग्रास विदाउट रूट्स का मतलब समझ रहे हो कि वही वाली बात कि लड़की ने अच्छे अच्छे पकवान तो बनाए हैं, पनीर है, पकौड़ा, आलू चाट, लेकिन इनको तो दाल चाहिए। यानी पकवान अच्छे हैं लेकिन ये खुश नहीं है, इनको कुछ नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा जो इनको चाहिए। वही ये कह रहे हैं ग्रास विदाउट रूट्स, यानी आप चीजें तो देना चाह रहे हो लेकिन यहां कुछ पहुंच नहीं रहा। समझ गए? एक मिनट, हाँ देखो, द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, द जिला परिषद शुड बी पाइवोटल इंपोर्टेंस। वो कह रहा है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है ना, और जो जिला परिषद पे जो हमने बनाई है, जो 2 टियर 3 टियर सिस्टम बनाए थे, वो कह रहे हैं इनको पाइवोटल इंपॉर्टेंस दो यार। कम से कम ये इनमें इतनी पावर दो, इनको इतनी इंपॉर्टेंस दो कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कुछ अच्छा प्रूव करके दिखाएं कि हाँ भाई पावर तो है, गांव में विकास तो हो रहा है। समझ गए? वो कह रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी असाइंड एन इंपॉर्टेंट रोल रेस्पेक्ट टू द प्लानिंग। मतलब जिस तरीके से आप सेंटर में और स्टेट में प्लानिंग करके चीजों को बनाते हो ना, वैसे ही पंचायती राज को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस टाइप की पावर आप दो, इंपॉर्टेंट रोल उसमें असाइन करो। समझ गए? अब देखो आगे ये क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं कि द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एक पोस्ट जनरेट करो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। देखो
एक तो ये पोस्ट डेवलप करने की रिकमेंडेशन दे दी, कौन सा, DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और बाद में कह दिया कि इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी रेगुलरली हेल्ड। देखो अभी तक सब चीज की बात हो रही थी लेकिन रेगुलर इलेक्शन की बात नहीं हुई, यहां इन्होंने ये बात कर दी GV के राव ने। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यही चीजें आती हैं पेपर में, इसलिए मैं इनको बहुत इत्मीनान से धीरे पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। अब वो कह रहे हैं डेवलपमेंट रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड विच असाइंड अ मेजर रोल टू द पंचायती राज इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कुछ रोल असाइन करो जो पंचायती राज में डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम कर सके, उसको थोड़ी सी पावर दो। ये नहीं है सिर्फ वो शहर में बैठा रहे और गांव का उसको कुछ पता ही ना चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रेगुलर का ध्यान रखना, रेगुलर इलेक्शन की इन्होंने बात की है GV के राव ने। अगली कमेटी आती है साहब आपकी LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी क्या कहना चाह रही है, वो 85 में आई थी अभी GV के राव की, ये किस में आई, 86 में। राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी, किसने अपॉइंट करा, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने। इन्होंने कहा द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, वही बात दोहरा दी कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं है बस ऐसे ही लिख दिया, या प्रोटेक्टेड होने चाहिए। अगर इनका वायलेशन होता है, कोई इनको खत्म करने की, जैसे गांव में आपको पता होगा पार्टी बंदी रहती है, कोई प्रधान या सरपंच बन गया तो दूसरी पार्टी के लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो सिस्टम को ही खत्म करना चाहेंगे, इसलिए ये प्रोटेक्टेड भी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली और प्रिजर्व्ड भी होनी चाहिए, आपको बचानी भी है ये, समझ गए, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो फॉर द पर्पस ऑफ अ न्यू चैप्टर शुड बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो हमने कर ही दिया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। तो इन्होंने वही बात कही थी कि भाई एक कोई चैप्टर इंक्लूड करो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये है पंचायती राज, ठीक है। फिर इन्होंने ये बात दोहराई कि पंचायती वो न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, यानी कुछ गांव के झुंड के लिए, एक 10-20 गांव के या 5-6 गांव के लिए एक न्याय पंचायत भी आपको एस्टेब्लिश करनी है। इस चीज को इन्होंने यहां पर रिकमेंड किया, ठीक है। वो का इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एंड कॉल्ड इट द एम्बोडिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो कह रहे हैं ग्राम सभा का इंपॉर्टेंस बनाना है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसमें होनी चाहिए, यानी अपने लिए वो खुद विकास के संसाधन जुटा सकें, खुद डायरेक्टली इलेक्ट हो सकें, उन पर कोई सेंटर या स्टेट का कोई भी सुपरसीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अब देखो अगली कमेटी कौन सी है, थुंगोन कमेटी, ये किस में आई, 88 में, समझ गए। 88 में जब ये कमेटी आई तो इन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, दोहरा दिया उन चीजों को कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ये तो पिछली वाली कमेटी ने भी कहा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो अशोक मेहता कमेटी थी ना दूसरे नंबर की, उन्होंने क्या करा था कि 2 टियर, बलवंत राय जी के बाद कहा था 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, 3 नहीं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत एट द विलेज एंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन्होंने फिर से वही बात दोहराई बलवंत राय कमेटी वाली कि 3 टियर सिस्टम ही होना चाहिए, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे और गांव के लेवल पे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, अब देखो आपने देखा होगा अब तक हर चीज की बात आई, लेकिन रेगुलरली चुनाव की भी बात आई, लेकिन कहीं भी टाइम की बात नहीं आई, यहां टाइम की बात आ गई। इन्होंने कहा है कि पंचायती राज इलेक्शन हो तो फिक्स्ड टेन्यूर होना चाहिए कि 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो बंदा ये फलानी पोजीशन पर रहेगा। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन ऑफ बॉडी शुड बी 6 मंथ, वो कह रहा है कि मैक्सिमम पीरियड कैसा होना चाहिए, 6 मंथ। अगर सरकार गिर जाती है, कोई हट जाता है अपनी पोजीशन से, तो मैक्सिमम पीरियड कितना रहना चाहिए खाली सीट का, 6 महीने बस। उसके बाद फिर से चुनाव कराने होंगे आपको, जैसे कि सेंटर और स्टेट पे आप कराते हैं। तो समझ गए ये कितनी इंपॉर्टेंट है, थुंगोन कमेटी की प्रायर रिकमेंडेशन है ये 5 ईयर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखो फिर ये क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया 5 ईयर्स की इन्होंने कहा था मैक्सिमम, ये भी मैंने बता दिया 6 महीने का होना चाहिए। फिर इन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या दी, स्टेट फाइनेंस कमीशन। वो कह रहे हैं इनका अलग से सेटअप किया जाना चाहिए ईच स्टेट में, पंचायती राज के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन। भाई पैसा भी तो कहीं से लेंगे, हवाबाजी में थोड़ी डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अपने टैक्सेशन पावर भी चाहिए, लेकिन इनके लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी सेटअप करना है जिससे ये पैसा ले सकें। अब आती है दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, कौन सी, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, और इसका नाम है गडगिल कमेटी। आप इसको याद रखेंगे गुड्डू भैया कमेटी के नाम से। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, मिर्जापुर वाला गुड्डू भैया, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर और इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, इसी कमेटी की सारी रिकमेंडेशन मानी गई थी।
इसलिए ये सबसे मतलब इन्होंने जो कह दिया वो हुआ है। अब देखो ये देख लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या था। गडगिल कमेटी 1998 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड। दिस कमेटी वाज आस्क्ड टू, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे। क्या क्वेश्चन पूछा कि हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव। यानी आप हमको ये बताओ कमेटी कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सबसे बेस्ट और इफेक्टिव यूज किया जा सकता है। तब थुंगोन कमेटी की रिकमेंडेशन को इन्होंने दोहराते हुए क्या किया गडगिल कमेटी ने कि जो थुंगोन कमेटी 1998, यानी अभी क्या कहा था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, एक 5 साल रेगुलरली 5 साल के लिए वो बंदा रहना चाहिए, 6 महीने केवल सीट खाली रहनी चाहिए, ये सब रिकमेंडेशन थुंगोन ने दी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने सारी की सारी मान ली। गडगिल कमेटी ने थुंगोन की सारी रिकमेंडेशन मान ली और फिर उन्होंने क्या कहा कि हाँ 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। इन्होंने सबसे बड़ी चीज चेंज कर दी। जो शुरुआत में मैंने बताया था ना अपने बलवंत रहता की कमेटी में कि गांव वाले लेवल को इन्होंने डायरेक्टली इलेक्शन पर रखा था और उसके बाद इनको एग्जीक्यूटिव बना दिया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी जो जिला परिषद थी उसको भी क्या बनाया था, एडवाइजरी बॉडी बनाया था और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इन्होंने यहाँ क्या कहा है देखो, 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। इन्होंने कह दिया तीनों लेवल डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, कोई भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मत कहना बाद में बताई नहीं मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूं इस लेक्चर को जिसने ध्यान से देख लिया ना उसका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे तो होल्ड भी बन जाएगा, वो गांव में चुनाव भी लड़ेगा अपने प्रधान का और जीतेगा भी, क्योंकि उसको नॉलेज आ जाएगी सब कुछ। देखो अभी आपने देखा था कि रिजर्वेशन की बात तो हुई थी एससी और एसटी के लिए, लेकिन वुमेन की बात नहीं हुई थी। गडगिल कमेटी ने किसकी बात करी, वुमेन को भी इंक्लूड किया रिजर्वेशन में। ठीक है। और फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी रिकमेंडेशन दी। अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन दी थी थुंगोन ने, इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन दी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायत। सभी पंचायतों के लिए, सभी स्टेट की पंचायतों के लिए अलग अलग इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन दी। और आज आपको बता दूं, पिछले एक वीडियो में आप स्क्रीन के एंड में देख भी सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि सभी स्टेट्स का अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। इन्होंने भी वही रिकमेंडेशन दी थी, वो देखो वो रिकमेंडेशन वहां भी चल रही। ठीक है। सॉरी, द above recommendation of the Gadgil committee became the basis for drafting an amendment bill। मतलब ये जो रिकमेंडेशन दी है ना इन्होंने गडगिल ने, कि एक तो सारी थुंगोन कमेटी की रिकमेंडेशन मान ली, फिर उसके बाद एससी एसटी का रिजर्वेशन पहले से ही था लेकिन उन्होंने वुमेन को इंक्लूड किया। फिर उन्होंने कहा कि जो ऑल लेवल ऑफ इलेक्शंस हैं सारी तीनों लेवल के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, कोई भी इनडायरेक्टली नहीं होगा। फिर अगली बात इन्होंने क्या करी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा सबके लिए, अलग अलग स्टेट्स में जो पंचायत राज के इलेक्शन होंगे। नीचे वो क्या कहते हैं कि यही जो रिकमेंडेशन थी सारी गडगिल कमेटी की, वही बिकेम द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग एन अमेंडमेंट बिल। यही बेसिस बनी किसका, 73rd अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट होने का। समझ गए, ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट थी। अब और भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आने वाला है, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, अब ये शुरू कर दिया तो इसको चैप्टर को खत्म ही करके हम हटेंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं आगे, आपको बता देता हूं एक चीज कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से 1989 में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, बिल क्या हुआ कि राज्यसभा में अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, मतलब बिल लैप्स कर गया। बिल लैप्स कब करता है, अब ये मैं सेपरेट लेक्चर में बताऊं, चलो थोड़ा सा आइडिया आपको यहीं दे देता हूं कि बिल लैप्स कब करता है। बिल कब रुक जाता है कि अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, ठीक है, और लोकसभा डिसॉल्व कर जाती है तो क्या होगा, बिल लैप्स कर जाएगा। ठीक है, अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में और राज्यसभा में मान लो बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से बिल गया लोकसभा में और लोकसभा अगर लैप्स कर गई है, डिसॉल्व हो गई है, तो बिल भी क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा बिल भी। अब क्या तीसरी प्रोविजन क्या है कि जैसे मान लो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, ठीक है, अब लोकसभा भले ही डिसॉल्व हो गई, लैप्स कर गई, लेकिन बिल अभी राज्यसभा में ही है, यहीं पे पास हुआ है, यहां से लोकसभा में गया नहीं है, तो बिल लैप्स नहीं होगा, बिल बना रहेगा वहीं के वहीं। ठीक है,
इस टाइप से ये बिल का सिस्टम होता है। ये डीपीएसपी में समझाऊंगा मैं आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अच्छे से, ठीक है। देखो तो ये राजीव गांधी वाला मैंने आपको समझा दिया। 64 अमेंडमेंट बिल आया था 1989 में, लेकिन गवर्नमेंट फॉल हो गई तो इसकी वजह से बिल को लैप्स हो गया बिल। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आई बीपी सिंह की, इन्होंने भी इसको ये रिकमेंडेशन मानी और एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। उसके बाद इन्होंने भी इस बिल को 1990 में जो है इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में, लेकिन बिल चला गया लोकसभा में और यहाँ पे इनकी सरकार गिर गई तो बिल भी लैप्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट आती है नरसिम्हा राव की। अब समझना ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आ सकता है कैसे कि ये जो पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो किसकी गवर्नमेंट में पास हुआ था, तो आपको पता रहना चाहिए ये पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में पास हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इसको क्या करा, बिल को पहले ये जो रिकमेंडेशन आई थी गडगिल और थंगोन कमेटी की, इन्होंने इसको पहले मॉडिफाई किया और जो इसमें कंट्रोवर्शियल चीजें थी या वो कुछ थी उन सबको इन्होंने हटा दिया। उसके बाद इन्होंने ये लोकसभा में सितंबर 1991 में ये बिल पास किया। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया 1992 में, यानी ये बिल पास हो गया। और फिर ये इफेक्ट में कब से आया, काम कब से करने लगा, 24 अप्रैल 1993 से ये एक्शन में आ गया, इफेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखें, अब हम देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के सिग्निफिकेंस यानी जो महत्व था वो क्या था इस एक्ट का जो हमने पास किया, इसका पंचायती राज वाला। इसने क्या करा, देखो आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 जो है वो हैं शेड्यूल हैं, तो उसमें हमने क्या करा, ये 11th शेड्यूल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और पार्ट 9 जोड़ा गया इसके लिए। ये जो हमारा पंचायती राज था इसके लिए पार्ट 9 जोड़ा गया 11th शेड्यूल में। ये आर्टिकल देखो, वैसे तो आपको आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल बहुत सारे होते हैं। आर्टिकल याद करने ना तो डीपीएसपी के हो गए या फंडामेंटल राइट्स के हो गए, ये वाले आर्टिकल हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि कभी जैसे मैंने आपको पढ़ाऊंगा अभी, जैसे आर्टिकल 40 है, शायद इसमें भी ये बात हो रही है, देखो आर्टिकल 40 की, ये हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन में ये पंचायतों के लिए वर्क करता है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। तो इस टाइप से एक दो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही आपको याद करना है, बाकी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, इनके आर्टिकल कोई नहीं पूछेगा। तो आपको इन आर्टिकल्स को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि इस एक्ट के थ्रू पार्ट 9 जोड़ा गया 11th शेड्यूल में, ठीक है। 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में और ये जो आर्टिकल है 243 टू 243O ये इसके प्रोविजंस को कंसिस्ट करते हैं इसमें। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसमें बाकी ये सब रामायण लिखी है, हमको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। द एक्ट हैज गिवन प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40, यानी इसने आर्टिकल 40 को एक प्रैक्टिकल शेप दे दी। कैसे, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब ये आर्टिकल क्या करेगा, इसको ऐसी पावर दे दी गई कि इसके थ्रू जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगा पावर्स और अथॉरिटी विलेज गवर्नमेंट को, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को। ये एक्ट ये इसका सिग्निफिकेंस बताया उन्होंने। नेक्स्ट चलिए इसके कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। साइलेंट फीचर्स क्या है, जैसे कि ग्राम सभा के देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो फाउंडेशन है आपको बताया ना, गडगिल कमेटी ने, जो गुड्डू भैया की कमेटी थी लास्ट वाली, उन्होंने क्या बताया था, 3 लेवल के 3 टियर सिस्टम बताया था, विलेज लेवल का, ब्लॉक लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तीनों बताए थे। उसमें यही वो कहना चाह रहा है, जो फाउंडेशन है पंचायती राज का वो क्या होता है, नीचे वाला विलेज, ग्राम सभा इसका फाउंडेशन है, ठीक है। इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्संस रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल। दो ये जो आंटी जी जा रही है ना चारा लेके, यहां वो क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, यानी यहां पे मेंबर कौन होंगे ग्राम सभा में, या सभी लोग थोड़ी ना वोट डाल देंगे, या सभी लोग मेंबर थोड़ी हो जाएंगे ग्राम सभा के, कौन मेंबर होंगे, यहां लिखा है आई एम रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। जो लोग इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होंगे, यानी अगर आपको देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो देसी भाषा का मतलब है जिन लोगों के पास अपना वोटर कार्ड होगा, ठीक है, जिसको इलेक्टोरल पहचान पत्र कहते हैं, इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, वो होगा, वही लोग इसमें मेंबर होंगे, वही लोग वोट करेंगे, ठीक है। ये साइलेंट फीचर्स हैं। अब आ जाते हैं, देखो 3 टियर सिस्टम, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना 3 टियर सिस्टम, ये गडगिल साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, सब जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और विलेज लेवल। ये तीनों लेवल पे क्या था, उन्होंने कहा कि अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। उन्होंने क्या बोला कि जिस स्टेट में, मतलब एक स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से
कम होगी यानी 20 लाख से ज्यादा नहीं होगी, तो वो इंटरमीडिएट वाला ये वाला सिस्टम नहीं रख सकते। अपने यहाँ समिति वमिति वाला सिस्टम नहीं रख सकते, वहां दो ही सिस्टम होंगे। ठीक है, ये थ्री टीयर सिस्टम की ये भी एक पहचान थी। अब एक चीज और देख लो, ये देखो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कैसे? तीनों लेवल ये सब जानते हैं, ग्राम सभा लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें जैसा कि बताया था पहले, क्या था, जो हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसने क्या बताया था कि गांव के लेवल पे तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लेकिन इन लेवलों पे इनडायरेक्ट होंगे, दोनों लेवल पे इनडायरेक्ट। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो हमारी गडगिल कमेटी थी, गुड्डू भैया की जो लास्ट कमेटी थी, उन्होंने क्या कहा, नहीं भाई कोई इनडायरेक्ट नहीं, इन तीनों जगह पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। करेक्ट बात थी, एकदम डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तीन जगह पे। अब देखो आगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें अब इसमें चुनाव कैसे होंगे उनके, ये तो हो गया हमारे मेंबर्स के चुनाव। अब बात आती है चेयरपर्सन के चुनाव की। चेयरपर्सन के चुनाव कैसे होंगे, देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के जो मिलके हैं ना, इनसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर चुनाव होगा चेयरपर्सन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बताऊंगा कैसे पूछा गया है। ये जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे तीनों लेवल पे, ठीक है, लेकिन जो चेयरपर्सन इलेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट और जो इंटरमीडिएट लेवल है, ब्लॉक लेवल, उनके इनडायरेक्ट इलेक्शन, उनके मेंबर्स के इनडायरेक्ट वोटिंग से चेयरपर्सन बनेगा यहाँ पे। लेकिन अब इनमें तो एक बच गया, विलेज लेवल। तो विलेज लेवल का विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन है वो कैसे बनेगा, वो भी इनडायरेक्ट से बनेगा कि नहीं, वो इनडायरेक्ट से नहीं बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टेट लेजिस्लेचर, ये विलेज के पास पावर दी गई है कि उनका जो चेयरमैन, जो चेयरपर्सन बनेगा, उसकी पावर होगी स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना, यही क्वेश्चन आया था कि इन तीनों में जो है, जो चेयरपर्सन के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं जी, इनडायरेक्ट तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो दोनों ऊपर वाले लेवल हैं उसमें चेयरपर्सन बनता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे, लेकिन गांव के पास ये पावर होती है कि उनका जो चेयरपर्सन बनेगा उसकी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। यहां तक क्लियर है? अब देखो आ गया मेरा गला थोड़ा खराब है दोस्तों, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का क्या सिस्टम रखा गया, इन्होंने बोला कि भाई रिजर्व रहेंगी सीटें एससी और एसटीज के लिए। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान देने वाली कौन सी है कि एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन तो है, लेकिन किस पे है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। हर लेवल पे किस रेस्पेक्ट में रहेगा रिजर्वेशन, वो रहेगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। चाहे वो चेयरपर्सन के लिए रिजर्वेशन हो या मेंबर्स के लिए रिजर्वेशन हो, एससी एसटी में वो रहेगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। और वुमेन्स की जो रिजर्वेशन होगा वो पॉपुलेशन बेसिस पे नहीं होगा, वुमेन्स का रिजर्वेशन हमेशा 1/3 लेवल पे रहेगा, 1/3, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो। ध्यान रखना है, देखो यही चीजें हैं जो पूछी जाती है। कैसे? अगर वुमेन्स के रिजर्वेशन की बात है तो वो 1/3 रहेगा, चाहे चेयरपर्सन का इलेक्शन हो चाहे हो मेंबर्स का। लेकिन अगर रिजर्वेशन एससी एसटी के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, चाहे वो मेंबर्स का हो चाहे चेयरपर्सन का। ठीक है, देखो यहां पे एक चीज क्या लिखी हुई है, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स इन एनी पंचायत और ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट एनी लेवल। मतलब ये सीधी बात है, इस रामायण का मतलब ये है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी है कि वो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनके फेवर में कोई भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। ड्यूरेशन सबने बता दिया, जो हमारे तुंगोन साहब थे उन्होंने बताया था कि 5 साल के लिए ड्यूरेशन होना चाहिए। गडगिल साहब ने, गुड्डू भैया ने भी उस पर मोहर लगा दी थी जी, 5 साल के लिए होगा, कोई सा भी लेवल हो, चाहे चेयरपर्सन का हो चाहे मेंबर्स का लेवल हो। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ गया, देखो फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ। यानी मान लो कोई गवर्नमेंट है, अगर वो गिर गई, जैसे कोई पंचायत के इलेक्शन हुए और वो गवर्नमेंट यानी मेजोरिटी नहीं मिली या कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ भी हो, गवर्नमेंट गिर गई, तो विद इन 6 मंथ ही अगर डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ ही हमको दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है, इफ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, न्यू पंचायत रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, नॉट फॉर 5 ईयर्स। यानी समझो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके लिए, ग्राम प्रधानों के, पंचायतों के, पंचों के लिए, कि अगर मान लो जैसे कोई गवर्नमेंट है, कोई बन गया प्रधान या कोई बन गया सरपंच, तो उसकी गवर्नमेंट गिर गई 2 साल में, तो गवर्नमेंट अगर 2 साल में गिर गई है तो अगले 6 मंथ के अंदर चुनाव होंगे, करवाने पड़ेंगे।
जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भी करवाए जाते हैं। तो अगले 6 महीने में जब चुनाव होंगे तो क्या वो गवर्नमेंट जो दोबारा जो पंच बना है या प्रधान बना है वो फिर से 5 साल के लिए रहेगा? नहीं, ये 2 साल तो पहला रह ही चुका था, वो अब बाकी के बचे हुए टाइम के लिए ही रहेगा। यानी अगर 3 साल बचे हैं तो वो 3 साल के लिए रहेगा, तो 5 साल के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोविजन है। अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है यानी सरकार टाइम से पहले गिर जाती है तो। आ जाओ भाई, अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन देख लो थोड़ा सा। वैसे इसमें ज्यादा याद करने वाला है नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है? इफ अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ। देखो, आप सब जानते हैं कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो एज कितनी होनी चाहिए? 25। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो एज कितनी होनी चाहिए? 30। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो एज, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनना है तो आप एज कितनी होनी चाहिए? 35। ये तो सब लोग जानते हैं। अभी यहाँ ग्राम पंचायत में डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? वो कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी की साल एज 25 साल से नीचे है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्या? नहीं भाई, ग्राम पंचायत में जो एज है वो 21 साल है। यानी 21 से बंदा 21 या 21 से ऊपर का है तो ही कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, चाहे उसकी भली 25 साल से कम एज हो, क्योंकि वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी लड़ रहा है। तो इसलिए पंचायत इलेक्शंस की एज क्या है? 21 ईयर्स। आगे आओ, फर्दर ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रेफर टू सच अथॉरिटी ऑफ लिस्ट। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर बनता भी है तो ये अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। वो डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कैसे आदमी को डिस्क्वालिफिकेशन देना है या डिस्क्वालीफाई करना है। अब देखो, ये भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी थंगोन ने और गडगिल ने। कैसे? स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, जो हमारे स्टेट इलेक्शन करवाता है स्टेट असेंबलीज के, और जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन करवाता है वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वैसे ही पंचायतों के इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ कहते हैं सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस ऑफ शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो कह रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन में वेस्टेड होगी पूरी पावर, जो भी जो इलेक्टोरल रोल्स बनाने होंगे यानी वोटिंग की लिस्ट बनानी होगी या वोट करवानी होंगी उसकी। ठीक है, अब देखो हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। कैसे? वहां पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता था? जो हमारे अगर लोकसभा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो तो वहां जो है इलेक्शन कमिश्नर को कौन, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वहां पे, तो वहां उनको कौन अपॉइंटेड करता है? वहां करता है प्रेसिडेंट। अब यहाँ बात आ रही है निचले वाले स्तर की यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, तो इनको कौन, इनकी पावर किस पे होगी? गवर्नर पे। ऐसे ही वहां पे सर्विस और टेन्योर कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे सर्विस और टेन्योर किसके हाथ में होगा? गवर्नर साहब के हाथ में। समझ गए? इससे यूनियन से रिलेट करके पढ़ना है इसको, आपको सब चीज आसानी से याद हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है? पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यानी प्लान वगैरह जो पावर दी जाएगी सोशल जस्टिस के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए प्लान्स बनाने पड़ेंगे आपको। प्लान्स बनाओगे, पावर दी जाएगी पंचायत को, तभी तो प्लान बनाएंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उनका। सोशल जस्टिस में बी एंट्रस्टेड टू देम। यानी गांव में क्या है, आपने देखा होगा थोड़े जो लोअर सेक्शंस होते हैं उनके साथ भेदभाव सा होता है ना, तो इसलिए उनको कहा है कि सारे, मतलब इस टाइप की पावर दी जाए कि सबके लिए बराबर प्लान्स और डेवलपमेंट हो सकें, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो। ठीक है, चलो भाई फाइनेंसिस की बात कर लेते हैं। फाइनेंसिस में आपको बता दूं, स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज अ पंचायत टू। देखो, जैसे आप एक बात समझो, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, इनका बच्चा होता है स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही अब यहां पे जब निचले स्तर पे हम आएंगे ग्रास रूट पे, तो स्टेट गवर्नमेंट का बच्चा कौन होता है? पंचायत लेवल। ये पंचायत है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये यूनियन है। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, इनका ख्याल रखती है, इनको पावर भी देती है कि भाई आप भी टैक्स वैक्स ले सकते हो अपने। ये जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है ना, यूनियन गवर्नमेंट अपने टोटल टैक्स कलेक्शन का 42% हमेशा स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, याद रखना आप, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि आपके स्टेट को कितने % टैक्स मिल रहा है यूनियन की तरफ से, तो आप इसका पता रखना अपने अपने स्टेट्स का। बाकी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ओवरऑल 42% ऑफ द टोटल टैक्स दे गिवन टू द स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देते हैं वो। तो अभी इस 42% में से सबको मिलता है, तो वैसे ही जब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो पैसा होता है, अब इनका बच्चा कौन है? ये पंचायत, तो ये इसको देते हैं अपना टैक्स। और एक चीज और देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इनको पंचायत को ऑथराइजेशन भी देते हैं, पावर देते हैं कि आप टैक्सेस लो, ड्यूटी लो, टोल्स वगैरह पे ले लो, कुछ फीस ले लो, जो आपकी पंचायत से अगर कोई कुछ सामान लेके गुजर रहा है तो।
लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये दुर्भाग्य है गाँव का कि उनको एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि पंचायत में सरपंच और प्रधान तो बन जाते हैं, लेकिन उनको पंचायती राज के बारे में ही नॉलेज नहीं है। तो बहुत ही कम जगह हैं जहां पे ये सारी चीजों की पावरों को यूज किया जा रहा है, वरना लोग यूज ही नहीं कर पाते। ठीक है। अब देखो, कलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से तो अपना परसेंट देती है, लेकिन उनको भी ऑथराइज करती है कि आप भी लो। ग्रांट्स और एड्स भी मिलती हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी मिलती हैं। यानी जो पैसा दिया जाता है पंचायत को, वो दिया जाता है जो है प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स क्रिएटिंग टू ऑल मनी टू द पंचायत। जो भी कंसोलिडेटेड फंड होते हैं ना स्टेट्स के, वहां से पंचायत को पैसा दिया जाता है। जैसे कि यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट्स को पैसा दिया जाता है, वैसे ही दोनों को पैसों का वितरण आपस में किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे क्या कह रहे हैं वो, द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल आफ्टर एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस। जैसे देखो, यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो हमेशा हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन का, जो यूनियन फाइनेंस कमीशन होता है उसका रिव्यू करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं उनकी कि भाई क्या चल रहा है, कैसी प्लान्स बना रहे हैं, आप पैसे दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नर साहब होते हैं स्टेट में, वो हमेशा हर साल, हर 5 साल पे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसका रिव्यू करते हैं। किसके लिए? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, कि स्टेट पंचायतों को पैसा दे भी रही है या खुद ही सारा पैसा गड़म किए जा रहे हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स, फीस लेविड बाय द स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन को वो एक तरह से ऑडिट करते हैं, जैसे गवर्नर है, मतलब रिव्यू करते हैं कि वो इन सब के पैसे जो प्रॉपर परसेंटेज है वो पंचायत को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्योंकि अब तो जानते हैं राजनीति में तो आदमी खा ही रहा है पैसे। द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ कमीशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर इट्स मेंबर्स एंड मैनर ऑफ द सिलेक्शन। मतलब वो कह रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर क्या प्रोवाइड करता है, एक कमीशन प्रोवाइड करता है, कैसे कि जिस तरीके से मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उनका सिलेक्शन करके किस तरीके से उस एरिया का डेवलपमेंट करवाना है, कैसे फाइनेंस का वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस चीज की किसके हाथ में पावर रहती है? स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में। ठीक है। अब बात अगर यूनियन टेरिटरीज की करें, देखो पंचायतें तो अब यूनियन टेरिटरीज में भी होती होंगी, तो वहां पे अगर बात करें तो वहां पे देखो, ये प्रेसिडेंट साहब हैं अपने रामनाथ कोविंद जी, ये क्या कह रहे हैं, यूटी पर सिर्फ मेरा हक है। यानी कि यूनियन टेरिटरी की कोई बात होगी तो वहां का सारा दारोमदार इनके हाथों में रहेगा, यही देखेंगे कितना पैसा देना है, कितना कुछ देना है, सब कुछ यही डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं योगी महाराज की तरफ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। देखो, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स यानी जो भी पैसे पूसे जितने भी सब कुछ होता है ना, वो, रुको एक मिनट, हाँ, अब जितने भी पैसे वैसे सब कुछ होते हैं ना, वो सबका ऑडिट। देखो, जैसे जो सेंटर के लिए सारे टैक्सेस वैक्सेस, जो पैसे का पूरा मैटर होता है उसका जो होल्ड होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो यहाँ पे जितना पैसा आता है उसका अकाउंट्स का ऑडिट कौन अपने पास रखेगा? भाई स्टेट लेजिस्लेचर रखेगा, यानी ये लोग रखते हैं। यानी जहां पैसा है वहां हम तो मिलेंगे ही आपको भाई साहब। मेक मैनी प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड पंचायत एंड ऑडिटिंग सच अकाउंट्स। पंचायतों के लिए कितना पैसा जा रहा है, कहाँ किसके लिए कितना दे रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं है कि किसी के रिश्तेदार मंत्री हमारे यहाँ हो और वो सरपंच के लिए पूरा पैसा वहीं भर दे रहे हो। तो इस टाइप से जो ऑडिट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है, उस ऑडिट को, उसको टाइम टू टाइम वो ऑडिट करते हैं। ठीक है। तो पावर किसके पास रही? इनके पास। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आ गया कि एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज। अब देखो, ये लेक्चर थोड़ा लंबा तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। अब आपको पढ़ने में भले ये लंबा लगे, लेकिन जब आप इसको पूरा कर दोगे ना, उसके बाद आपको ये लगेगा यार मोटा मोटी मेरे दिमाग में पूरी फिल्म तो सेट हो गई कि पंचायती राज होता क्या है। लेक्चर तो जैसा लंबा थोड़ा लग रहा था, लेकिन सब कुछ सेट सा हो गया मामले में। मुझे तो पता ही नहीं थी ये सब चीज़ें बिल्कुल सेंटर की तरह चलती हैं भाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो विलेज की जो पंचायतें हैं वो अपनी पावर्स का फायदा नहीं उठा पा रही। ठीक है। अब देखो, ये कह रहे हैं कौन कौन से एरिया हैं जो एग्जेम्प्ट कर दिए गए इन चीज़ों से, पंचायतों से और इन चीज़ों से। जो एरिया हैं क्या, कौन से हैं? J&K सबसे पहले, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब क्या है? शेड्यूल एरिया है। यहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इन स्टेट्स में। अब हिल एरिया ऑफ मणिपुर का है, जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं, ना कि ये पंचायत वगैरह। अब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे भी ये जो है गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है।
तो अब आपको इनको याद करना है। जैसे मान लो, देखो ट्रिक से याद करना चाहो तो कर लो, बाकी तो ये तो बहुत ही यूनिक स्टेट्स हैं, याद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी देखो ट्रिक ऐसे याद कर लो कि जैसे मेघा है मान लो, अब मेघा को चाहिए नागमणि, मेघा को नागमणि चाहिए, तो भाई अब नागमणि लेने के लिए तो कोई उनके पास वो भगवान श्री राम के पास गई, यानी राम मिले उनको। अब राम ने कहा कि भाई मणि तो मणि तो जम्मू कश्मीर जाके मिलेगी, यानी मेघा थी, मेघा को चाहिए थी नागमणि। मेघा ने श्री राम जी से करी वो मतलब रिक्वेस्ट, और उन्होंने वाह भाई मणि तो जम्मू कश्मीर जाके मिलेगी। तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। इस टाइप से आप बना सकती हो। अब जब नागमणि उसको मिल गई तो उसने दार्जिलिंग में आराम से चाय पी, दार्जिलिंग की चाय मशहूर है, हो गई याद। यानी मेघा को नागमणि चाहिए थी, वो राम जी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी, राम जी ने कहा भाई मणि तो जम्मू कश्मीर में मिलेगी, जैसे ही मणि मिली वो दार्जिलिंग में चाय पीने लग गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। देखो, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। ऐसा था कि जब ये पंचायती राज सिस्टम आया था ना, तो पंचायती राज सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, आपको भी पता है ये बात। तो 1992 से उन्होंने उस वक्त पे केवल 1 साल दिया था इनको कि भाई 1 साल में आप कुछ भी करो, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को कमेंस करके उन्होंने 1 साल के लिए कहा था कि 1 साल के अंदर ये पंचायती राज सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए, यानी अडॉप्ट कर लेना है सारी स्टेट्स को, पंचायतों को। तो उसके बाद वो 24 अप्रैल 1993 को ये शुरू हो गया था, 1 साल दिया गया था इनको। बस इतनी सी बात थी इसमें, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये देख लो, इन्होंने एक चीज गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे, कि इन्होंने क्या करा था कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कोर्ट को इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया सिस्टम। देखो, डिक्लेयर्स दैट वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कोई भी डेलिमिटेशन, यानी जो सीमा होती है किसी राज्य की, पंचायत की, इन सब की, ये इनसे रिलेटेड जो भी मैटर था वो भी कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करी जा सकती वो चीज। यानी न्यायपालिका को इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, इससे सेपरेट कर दिया। ठीक है, न्यायपालिका का कोई रोल नहीं बचा पंचायत में। उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्शन होता है, election to any panchayat is to be questioned except any election petition presented in such authority and in manner as provided by the state legislature। वो कह रहे हैं कि अगर कोई चुनाव में क्या है कि चुनावों को, जो जो पंचायत के चुनाव है उनको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव में कोई घपला हुआ है, तो यू कैन राइट टू द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, आप स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो पिटीशन फाइल कर सकते हो, वो लोग उस मैटर को जरूर देखेंगे। बाकी आप कोर्ट वोट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये साफ लिख दिया उन्होंने पहले। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों के साथ ये लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाएगा। कुछ कंपलसरी प्रोविजंस हैं और कुछ वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं। कंपलसरी प्रोविजंस मतलब कि भाई वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और वॉलेंट्री मतलब आप उनको कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा कर सकते हैं या करना चाहिए, इस टाइप से। तो कंपलसरी प्रोविजन पहले देख लें हम। देखो, गडगिल साहब ने और उन्होंने कहा था ना कि कंपलसरी प्रोविजन होने चाहिए, जाहिर सी बात है, ग्राम सभा होनी चाहिए विलेज में। अब भाई उन्होंने पहले 3 सिस्टम बना दिए, एक विलेज लेवल, एक ब्लॉक लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब तीनों सिस्टम में ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा तो फाउंडेशन है पंचायती राज का, तो ये वॉलेंट्री प्रोविजन थोड़ी हुआ है, तो कंपलसरी है, ग्राम सभा तो होगी ही होगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं। पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट होगा विलेज लेवल पे भी, इंटरमीडिएट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन पंचायत से डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। थुंगोन साहब ने और गडगिल साहब ने दोनों ने मोहर लगा रखी है। गडगिल मतलब गुड्डू भैया, मैंने कितनी बार बताया, यानी उन्होंने जिस पर मोहर लगा दी वो पत्थर की लकीर हो गई थी। तो तीनों जगह पहले, आप जानते हैं कि बलवंत राय कमेटी ने क्या कहा था कि यहां डायरेक्ट इलेक्शन करवाओ और बाकी के 2 में इनडायरेक्ट करवाओ। लेकिन गडगिल साहब ने और थुंगोन साहब ने बाद में क्या कह दिया कि नहीं भाई, गडगिल ने कहा कि तीनों जगह डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, कोई मतलब नहीं है इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो मेंबर्स के इलेक्शन हमेशा डायरेक्ट कर दिए, वही ये कह रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये भी कंपलसरी प्रोविजन है भाई, डायरेक्ट ही करने पड़ेंगे आपको इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ बिल्कुल, ये बात भी मैंने आपको पिछली थोड़ी देर में पहले ही बताई है कि जो 3 लेवल के इलेक्शन है उनमें मेंबर्स के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, और इनके जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन से जो चेयरपर्सन बनेगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और यहाँ गांव के लेवल पे जो है वो अथॉरिटी है गांव को कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू अपना चेयरपर्सन चुनेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आई होप यू गाइज आर गेटिंग।
अब कंपलसरी प्रोविजंस में आगे कुछ है, आगे कुछ भी देख लो। ये आपको क्या है, देखो ये सारे इतने सारे क्यों पढ़ाए जाते हैं कि आपको मोटा मोटी इनमें से, जैसे अगर 10 हैं तो 10 में से 2 या 3 तो याद रहेंगे, बस उन्हीं से खेल खत्म हो जाता है, 2 या 3 से। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, ये ठीक है। अरे ये तो वही है, मैंने ना ना वो नहीं है। ये ठीक है, ग्राम सभा। अभी पंचायत ये भी होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होंगे। देखो 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस ऑफ पंचायत। हाँ ये भी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंने कि यहाँ पे कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर 21 ईयर्स ऑफ एज हो गई है तो वो एलिजिबल है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस को, और भले ही 25 ईयर से छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अब एज को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, 18 या 26 या 25 नहीं कर सकते, तो ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। अब एक चीज और देख लो, रिजर्वेशन लिख के बताता हूँ। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC STs इन पंचायत रखने ही पड़ेंगे। भाई गडगिल साहब ने उसमें रिकमेंडेशन दी थी, तो आपको रखने ही पड़ेंगे। पंचायत में SC ST के लिए रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए भी पंचायत में रखना पड़ेगा। ये भी कंपलसरी रहेगा सबके लिए। टेन्योर पहले से ही फिक्स है भाई, 5 साल का रखना पड़ेगा, ये भी फिक्स है भाई। 6 मंथ के अंदर चुनाव भी करवाने पड़ेंगे आपको, अगर गवर्नमेंट जो है प्रीमेच्योर गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, तो ये भी जो है कंपलसरी है। ठीक है। अब सप्रेशन ओपन, बस ठीक है, ठीक है, यही है। अब इतना हो गया। और ये चीज इसमें अभी है नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये भी कंपलसरी प्रोविजंस में आएंगे। जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाना है, ये भी कंपलसरी होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाना है, ये भी कंपलसरी होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कंपलसरी प्रोविजंस हैं। ठीक है भाई, ओके। अब देखो, ये आ जाओ यहां पे। अब आपको ये देखो, पंचायतों को पैसा कहां से मिलता है। अब आती है मेन बात, जिसके लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, कि पंचायतों पे पैसा कहां से आता है। देखो पैसा कैसे आता है, मैंने आपको बताया है। ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। देखो यूनियन गवर्नमेंट कब ग्रांट देती है, जब स्टेट को पैसे की आवश्यकता होती है। और रिकमेंड कौन करता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कहता है कि भाई इसको यहाँ इतना पैसा दे दो, इनको जरूरत है ग्रांट की। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहा है वो, स्टेट गवर्नमेंट्स बाई स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब जब यूनियन की तरफ से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट को पैसा मिलता है, तो पंचायतों को कहां से मिलेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से। समझ गए। फिर उसके बाद कुछ लोन्स वगैरह, जैसे जब जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, या तो RBI से लोन लेती है, या किसानों पे कुछ टैक्स टूक्स लगा के GST बढ़ा के तो पैसे ले लेती है। वैसे ही काम इनका है स्टेट का, जब इनको ग्रांट या लोन्स लेने होते हैं तो सेम चीज ये करते हैं। ठीक है, टोल्स वगैरह बढ़ा देंगे या पैसे बढ़ा देंगे, इस टाइप से करके लोन लेते हैं। तो ग्रांट्स, फिर इनके पास जो पैसा आता है उसका ये परसेंटेज, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 42% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस का इनको दे देती है, वैसे ही स्टेट को भी पंचायतों को पैसा देना पड़ता है। अब पंचायत के पास कहां कहां से पैसा आ रहा है, एक तो लोन्स भी ले सकती है पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांट भी मिलती हैं, फिर कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। एक चीज समझा देता हूं आपको यहाँ पे, वो जरूरी है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। एक तो होती है सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम क्या होती है, देखो ये क्या होती है, ये 100% सेंटर पर डिपेंड करती है, यानी 100% जो पैसा है वो यूनियन गवर्नमेंट खर्च करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें रेशियो होता है, कैसे, अब उसमें रेशियो 60-40 का भी हो सकता है, 90-10 का भी हो सकता है, 90 और 10 का। ठीक है, कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% आप दो। अब इंटरनल रिसोर्सेज के लिए मैंने आपको बताया था कि पंचायत को अथॉरिटी प्रदान की जाती है कि भाई आप टैक्स लो, या आप भी कोई ड्यूटी वगैरह लगा दो, जिससे आप अपने पास, पंचायत के पास पैसा आए, तो उससे डेवलपमेंट करो अपने एरिया का। लेकिन वही दुर्भाग्य वाली बात कि लोग जानते ही नहीं है, तो फिर इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम मैंने आपको दोनों समझा दी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज आगे चलते हैं। देखो, रीजन फॉर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी इतना पैसा हमको आ रहा है पंचायतों को, स्टेट गवर्नमेंट से भी आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आ रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से भी आ रहा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी आ रहा है, लोन भी ले रहे हैं, यानी पर्सनल अथॉरिटी भी है टैक्स वैक्स लगाने की। जब इतना पैसा आ रहा है तो फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, गांव वहीं के वहीं क्यों रो रहे हैं, रोड क्यों नहीं है। अब बताता हूं वो इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस का क्या कारण है। देखो, लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन, यानी पैसे का डिवोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा पर्याप्त मात्रा में, नॉन एडिक्वेट डिवोल्यूशन है यहाँ पे। एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी DM साहब भी बहुत पैसा खा जा रहे हैं,
जो ब्यूरोक्रेसी है, जो 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 एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। कैसे? जहां 10 करोड़ रुपए जाने चाहिए किसी गांव के डेवलपमेंट के लिए, वहां ठेका देने में ही ठेकेदार से 2 करोड़ रुपए अपने खा लेते हैं। तो फिर ठेकेदार क्या करता है, 10 करोड़ में से 75 लाख का ही माल लगा रहा है, यानी कहां से डेवलपमेंट होगा? फिर 2 महीने में सड़क टूटनी है। टाइड नेचर ऑफ फंड, यानी पैसे देने में बहुत रोते हैं ये। अब पैसे अगर ये इतने खुले हाथ से दे देंगे तो फिर मुख्यमंत्री का बंगला 50 किलोमीटर में कैसे बनेगा? पता कैसे चलेगी ये मुख्यमंत्री का घर है? ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट, यानी कुछ जो अनपढ़ अनपढ़ लोग हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है पैसा कैसे लेना है। इस वजह से वो किस पे डिपेंड रहते हैं? गवर्नमेंट की फंडिंग पे, कि चलो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आएगी तो 90-10 का रेशियो होगा। अब जब 90% गवर्नमेंट दे रही है तो हमें क्या मतलब दिमाग लड़ाने से? ये पैसा आएगा, इसी में से 80% खा लेंगे, 10% में बाद में चुनाव में लगा देंगे अगले में। बताओ, हो सकता है डेवलपमेंट? रिलक्टेंस टू यूज फिस्कल पावर्स, फिस्कल पावर्स का मतलब होता है खर्च करने की जो आपकी पावर रहती है। तो खर्च करने की पावर तो जब रहेगी जब कोई विकास करना चाह रहा होगा। अब आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए किसी सरपंच को कि करो विकास, अब 80 लाख तो उसने अपनी उसमें लगा दिए प्लॉट खरीदने में, कहां से होगा विकास? तो इसलिए फिस्कल पावर्स के लिए रिलक्टेंस है, यूज ही नहीं कर रहे लोग उसका, फिस्कल पावर्स का। ठीक है, अब कुछ और पैरामीटर्स हैं। कैसे? ये लेक्चर यहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो रिलक्टेंस ऑफ फिस्कल पावर्स, यानी पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं पैसे। स्टेटस ऑफ ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा है तो फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज, लेकिन क्या है, स्टेटस बहुत खराब है, गांव की स्थिति बहुत खराब है। किसकी वजह से? वही सारे रीजन, ये ऊपर वाले रीजन। ब्यूरोक्रेसी पैसा खा जाती है, पैसे नहीं मिल रहे, अब जितने पैसे मिलते हैं उनको प्रधान या सरपंच खा जाते हैं, खर्च करने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये ग्राम सभा का स्टेटस खराब है। क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज, ये तो एक अलग ही कहानी है। कैसे? कि भाई प्रधान कोई काम करना चाह रहा है तो गांव में कुछ वैसी पावर आ जाती है, एक अलग किस्म की पावर। वो क्या कहने लग जाते हैं कि भाई ऐसा है, बहुत हो गई प्रधानी प्रधानी, अब हम कराएंगे डेवलपमेंट। यानी पैरेलल बॉडीज क्रिएट हो जाती हैं, पावरलेस जो दबंग लोग होते हैं, पावरफुल पैरेलल बॉडीज क्रिएट होने की वजह से वो लोग भी कोई काम करने नहीं देते। अगर प्रधान कोई स्कूल में टंकी लगवा दे तो वो टंकी में छेद करवा देंगे कि फोड़ दो इसको, लोकल टंकी लगा दिए। इस टाइप की पावर अगर पैरेलल बॉडी जब जनरेट हो जाती है तो वो भी डेवलपमेंट को हैम्पर करती हैं। ठीक है, तो गाइज मैं समझता हूँ, देखो एक पैसा एक्ट और है लेकिन उसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लेक्चर हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार, ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया वो अलग बात है, लेकिन आप लोग ना इसको चैनल को सब्सक्राइब तो करो, और दूसरी बात, इसको थोड़ा शेयर करो। शेयर क्यों करो? इसलिए नहीं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, टाइम बढ़ेगा, नहीं भाई। शेयर इसलिए करो कि कुछ लोग हैं जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर पाते हैं, यानी रिमोट एरिया के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, तो वो अगर नहीं कहीं पढ़ पा रहे हैं जाके, तो वो एक आध लेक्चर ऐसा देख लेंगे तो कम से कम अपने गांव का सिस्टम तो समझेंगे कि यहाँ क्यों विकास नहीं हो रहा। तो कम से कम शिकायत करें तो वो प्रधान को भी अकल आए कि भाई मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो ये लड़के हैं, मैं जीत कैसे गया। इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा शेयर भी करना, और अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करोगे तो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।